एपिसोड 10। रेहान और रमन की करीब या राघव नीता के आंसू पोंछता है और कहता है, रहने दो, तुम इस तरह उसको रोना बंद करो। बहुत कम उम्र में तुम्हारा पहले एक हस्बैंड से तलाक हो गया था और उसके बाद तुमने मुझसे शादी कर ली। मैं जानता हूं कि आहना उस वक्त मेंटली तौर पर इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं थी। और एक बात हमेशा याद रखना, जब हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ते हैं और घर में ऐसा माहौल होता है तो बुरा असर बच्चों पर ही पड़ता है। क्या मैंने कभी कोई कमी रख दी थी उसकी परवरिश में? मैंने हमेशा तीनों बच्चों को बराबर माना। मैंने हमेशा तीनों बच्चों की बराबर से इच्छा पूरी की। लेकिन न जाने क्यों वक्त के साथ साथ आहना के अंदर अपने इन दोनों भाई बहनों को लेकर ईर्ष्या पैदा होने लगी और वो ऐसी हो गई। नीता ने कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन ही आहना को जरूर इस बात का एहसास होगा कि हम लोग उसकी कितनी चिंता करते हैं और वह अपने इन बर्तावों की तुमसे जरूर माफी मांगेगी। राघव कहता हुआ नीता को अपने गले से लगा लेता है। वही हाईवे पर तेज रफ्तार से आहना अपनी बुलेट को ड्राइव कर रही थी और किसी भी बात की परवाह नहीं कर रही थी। सारे ट्रैफिक रूल्स तोड़ती हुई वह वापस से अपने पुराने घर आ जाती है जहां उसके सगे पापा मोहक रहते थे। डोर बेल बजते ही उसके पापा गेट खोलते हैं और अपने सामने आहना को देखकर अपने चेहरे पर जीत वाली मुस्कान लाते हुए कहते हैं, आहना तुम यहाँ बेटा। अपने पापा को सामने देखकर आहना उनके गले लग जाती है और उसके पापा उसे अंदर ले जाकर बैठे हैं। तुम इस वक्त यहाँ आहना? क्या हुआ, तुम वहां से क्यों आ गई? क्या तुम्हारे साथ फिर से वहां पर झगड़ा हुआ? मोहक ने पूछा। अपने पापा की बात सुनकर आहना उठकर उनके पास सोफे पर जाकर बैठ जाती है और उनके सीने पर सर रखते हुए कहती है, आपको तो पता ही है ना पापा, वहां मेरा कौन है। एक मॉम ही तो थी मेरी वहां पर, और अब तो उनको देखकर तो लगता है कि वह भी मेरी सौतेली माँ हो चुकी है। मैं जानता हूँ बेटा तुम्हें आखिर किस चीज का सबसे ज्यादा बुरा लगा है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें अपने पास भी नहीं रख सकता हूँ। डिवोर्स लेते वक्त तुम्हारी माँ ने मेरे ऊपर ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए थे कि कोर्ट ने मुझे सख्त रूप से तुमसे दूर रहने के लिए कहा था। उसने मुझे कोर्ट के सामने मेंटल तौर पर बीमार घोषित कर दिया था और बस मुझे तुमसे महीने में 2 बार ही मिलने की इजाजत थी, मोहक ने कहा। मोहक की बात सुनकर आहना हल्के से उनसे दूर होती है और कहती है, हाँ ये बात तो है पापा, लेकिन उस वक्त आपकी मेंटल हालत सच में खराब थी। क्योंकि उस वक्त आप माँ को बहुत बुरी तरह से मारते थे। मुझे याद है बचपन में किस तरह आप उन्हें बेल्ट से और कांच की टूटी बोतलों से मारा करते थे। अपनी बेटी की ऐसी बात सुनकर मोहक के चेहरे पर हैरानी के भाव आ जाते हैं और वह अपनी आंखों में आंसू दिखाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो बेटा, लेकिन उस वक्त गलती सारी उसे राघव की थी। उसने तुम्हारी माँ को अपने जाल में फंसा लिया था और अपनी पत्नी की बेवफाई को देखकर मैं पागल होता गया। और उसने अंत में इस बात का फायदा उठा लिया और तुम्हें और तुम्हारी मॉम को मुझसे दूर कर दिया। आहना वापस से अपने पापा के सीने पर सर रख लेती है और कहती है, काश वक्त पहले जैसा हो जाए और आप, मैं और माँ पहले जैसी जिंदगी जिए। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि वह दिन कभी आएगा ही नहीं। क्या करें बेटा, हम वह दिन अब ला भी नहीं सकते हैं क्योंकि हम माफिया के डीलर्स हैं। हमारा नाम अब अंडरवर्ल्ड के नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है और इसी बात को लेकर मैं हमेशा डरा हुआ रहता था कि कहीं तुम्हें कोई परेशानी ना हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैं हमेशा फ्री नहीं रहता था और ना ही अब फ्री रहता हूं कि मैं तुम्हें पूरा टाइम दे सकूं, तुम्हारी सेफ्टी शो कर सकूं। क्योंकि राघव ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, आज वह मुझसे बड़ा नाम उस अंडरवर्ल्ड मार्केट में रखता है। और मुझे इसी बात का डर रहता है कि कहीं वह तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे, मोहक ने कहा। वहीं दूसरी ओर रमन अब भी रेहान की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था और रेहान ने अब पर उसके हाथों को जकड़ लिया था। रेहान छोड़ दो, क्या कर रहे हो? अगर हमें इस हालत में किसी ने देख लिया तो पता नहीं वह क्या सोचेगा, रमन ने कहा। कोई क्या सोचेगा उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मेरे इस तरह तुम्हारे साथ रहने से तुम्हें फर्क पड़ रहा है तो ये जानकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, रेहान ने कहा। और कहते हुए रेहान रमन की तरफ और झुकने लगा और उसने रमन के हाथों को अपने दोनों लेग्स के बीच लॉक कर लिया और अपने हाथों से उसके हाथ को लॉक कर लिया और रमन की तरफ लगातार झुकने लगा। रमन ने जब रेहान को अपने इतने करीब आते देखा तो उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और रमन को इस तरह घबराते देख रेहान के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। और वही रेहान ने रमन को वहीं छोड़ दिया और बेड से खड़ा हो गया। अपने आप को अब रेहान की पकड़ से आजाद देखकर रमन जल्दी से बेड से खड़ा हुआ और दीवार के पास चला गया। चले जाओ यहां से रेहान, बहुत परेशान कर लिया तुमने मुझे आज, अब अगर तुमने इससे ज्यादा तुमने कुछ किया ना तो मैं शोर मचा दूंगा, रमन ने कहा। रमन की बात सुनकर अब रेहान को हंसी आ रही थी और वापस से वह उसके बेड पर बैठ गया और कहा,
ठीक है तो मचाओ शोर, मैं भी तो देखूं कि तुम कितना जोर शोर मचा सकते हो। इसी बहाने सबको पता तो चलेगा कि सबकी रैगिंग करने वाले और सबको परेशान करने वाले सीनियर रमन की इज्जत खुद यहाँ खतरे में पड़ी है। रेहान की बात सुनकर रमन अपनी रोंदू से शक्ल बनाता है और कहता है, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? तुम्हें जब मन करता है तब तुम मुझे खींच के तमाचा मार देते हो, मन करता जब वहां मेरे ऊपर बुक फेंक की मार देते हो, तुम्हें मिलता क्या है मुझे इतना परेशान करके? उद्धरण चिन्ह। रमन की बात सुनकर रेहान वही उसके बेड पर पसर कर सो जाता है और कहता है, ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए, आखिर तुम्हें क्या मिलता है उन जूनियर्स को परेशान करके, जो यहाँ पर सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए पढ़ने आए हैं? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि यह मेरा हक है, मैं उनका सीनियर हूं, मैं जो चाहे उनके साथ कर सकता हूं। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, रमन ने कहा। रमन की बात सुनकर रेहान अपनी जगह से वापस खड़ा होता है और रमन के पास जाने लगता है, जहां वह दीवार से सटकर खड़ा था। और रेहान जाकर वही दीवार पर हाथ रख लेता है और दीवार पर दोबारा से रमन को लॉक कर देता है और कहता है, फिर तो यह मेरा भी हक है कि मैं जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकता हूं। मैं भी तो तुम्हारा सीनियर हूं, अगर तुम्हें उनके साथ कुछ भी करने का हक है तो मुझे भी तुम्हारे साथ कुछ भी करने का हक है। रेहान की बात सुनकर और रेहान को अपने इतने करीब देखकर रमन की अब दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। और अब रेहान उसके बिल्कुल करीब था। उन दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों के और उन दोनों के होंठ एक दूसरे के होंठ के काफी करीब थे कि वह एक दूसरे की ठंडी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकते थे। फिर भी रमन अपने आप कुछ संभालते हुए कहता है, तुम्हें क्यों उन जूनियर्स के लिए बुरा लगता है? तुम्हें क्यों उनकी इतनी परवाह होती है? क्या मैं जान सकता हूं कि तुम उन्हें आखिर मुझे क्यों बचाते रहते हो? रमन की बात सुनकर रेहान उसके और करीब आ जाता है और कहता है, मैं उन्हें तुमसे नहीं बचा रहा हूं, बल्कि मैं तुम्हें तुमसे बचा रहा हूं। जो तुम ये कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता है कि तुम अपने लिए भविष्य कितना बुरा हो सकता है। तुम्हारे पास आप भी वक्त है, सुधर जाओ रमन, जो कर रहे हो वह गलत कर रहे हो। अगर गलती से भी तुम्हारे इस काम के बारे में बाहर किसी को पता चल गया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। तभी रमन रेहान की आंखों की तरफ देखते हुए कहता है, और अगर मैं मुसीबत में फंस गया तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम कब से मेरी इतनी चिंता करने लगे हो? रमन की बात सुनकर रेहान उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और अब रमन और रेहान के बीच कोई दूरी बाकी नहीं रह गई थी। इस वक्त रमन पूरी तरह से रेहान की मजबूत बाहों में था और रेहान की हाइट रमन से लंबी थी। रमन रेहान की गर्दन से ऊपर तक आता था और इसीलिए रेहान उसकी तरफ हल्के से नीचे झुकते हुए देख रहा था। इस वक्त रमन बिल्कुल रेहान की बाहों में एक प्रिंसेस स्टाइल में खड़ा था। चैप्टर एंड। अगला अध्याय। रेहान ने रमन का एक हाथ अपने हाथ में मजबूती से पड़ा हुआ था। दोनों के बीच इतनी करीबियां थी कि वो दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कनों को अच्छे से सुन पा रहे थे। तभी रेहान ने रमन की आंखों में देखते हुए कहा, अपना ये कम चलने वाला दिमाग कम ही चलाया करो, अगर इसको ज्यादा चलाया तो शायद इसकी सर्विस खत्म हो जाएगी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है रेहान, तुम्हें आज मुझे जवाब देना ही होगा, आखिर क्यों तुम मुझे बचाते हो? तुमने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया बचपन से, जैसे चाहे मैं वैसे पढ़ने की कोशिश की, जैसा चाहे मैंने वैसा किया, जिससे लड़ना चाहा मैं उससे लड़ा। तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की, कभी मैंने लोगों से झगड़ा किया तो तुमने कभी भी मुझे कुछ नहीं कहा और ना ही मुझे लगी चोट की परवाह की तुमने। जैसे चाहा मेरे साथ पेश आए, तो आज क्या हो गया जो तुम्हें मेरी चिंता होने लगी है? रमन ने कहा। कृपया लाइक, कमेंट और रिव्यू देना ना भूले। थैंक यू।